गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अब हम आपने पढ़ा था अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ लिए। फिर अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो 6 डायग्राम आपने पढ़ लिए। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट है वो है अवतल दर्पण के उपयोग, कि हम अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में करते हैं। और दूसरा दर्पण था उत्तल दर्पण। इन दोनों के हम यूज देखेंगे कि हाँ इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो अवतल दर्पण का जो पहला जो यूज किया जाता है सौर भट्टी में किया जाता है। सौर भट्टी में बहुत सारे अवतल दर्पणों को लगा दिया जाता है जिससे सूर्य से आने वाली किरणें अवतल दर्पण के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और इस भट्टी का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि लोहे को भी पिघलाया जा सकता है। इसी प्रकार इसका दूसरा उपयोग सौर कुकर में भी किया जाता है। इसके अलावा सर्च लाइट, दंत विशेषज्ञ दंत देखने में, जो दांतों के जो डॉक्टर्स होते हैं, दांतों का जो आकार है वो बड़ा करके देखने में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा परावर्तक टेलीस्कोप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सेविंग दर्पण में चेहरे को बड़ा देखने में इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ियों की हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये अवतल दर्पण के उपयोग हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो दर्पण है उसका नाम है उत्तल दर्पण। इसका जो उपयोग किया जाता है वाहनों में पश्य दृश्य देखने में, यानी पीछे का दृश्य देखने में किया जाता है। इसके अलावा एटीएम मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है। जब हम एटीएम मशीन के पास जाते हैं तो एटीएम मशीन के पास एक छोटा सा मिरर लगा होता है जो हमें पीछे वाले व्यक्ति को देखने में मदद करता है। उस पीछे वाले व्यक्ति का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो सीधा बनता है। इसलिए जब भी सीधा प्रतिबिंब देखना हो तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम एक चीज देखेंगे, यदि एग्जाम में आ जाए अग्र पश्य दृश्य, अग्र पश्य दृश्य और एक है पश्य दृश्य, इन दोनों में अगर अग्र आ जाए तो अग्र से क्या बन जाता है, अवतल। और सिर्फ पश्य आए तो उसके लिए कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। तो ये चीज ध्यान रखना, आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। अगर अग्र पश्य दृश्य आए तो अवतल और पश्य दृश्य आए तो उत्तल दर्पण आपको लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए लिखिए, इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण से, वो है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र अब क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जो f होती है ये होती है फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, और u होता है बिंब या वस्तु की दूरी। इसे राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो दर्पण सूत्र क्या लिखा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जो f होता है वो फोकस दूरी होती है, v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है बिंब या वस्तु की दूरी।
कई बार क्वेश्चंस के अंदर एफ फोकस दूरी नहीं देता है तो वो हमें देगा तिरछा, वक्रता तिरछा। और वक्रता तिरछा जो होती है वो होती है आर, और जो एफ बराबर होता है r/2। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। कई बार फोकस दूरी नहीं देके वो अपने को वक्रता तिरछा देगा, तो वक्रता तिरछा से फोकस दूरी निकाल लेंगे। वक्रता तिरछा की जो आधी होगी वो फोकस दूरी होगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण आवर्धन। दर्पण आवर्धन को m से प्रदर्शित किया जाता है। जो दर्पण आवर्धन होता है m बराबर h'/h, अर्थात जो h' होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसी प्रकार जो h होता है वो बिंब या वस्तु की ऊंचाई। तो आपसे पूछ ले दर्पण आवर्धन क्या होता है, तो दर्पण आवर्धन को m से प्रदर्शित किया जाएगा। दर्पण आवर्धन का जो फॉर्मूला होगा m बराबर h'/h। जो h' होता है वह होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तथा जो h होगा बिंब की ऊंचाई। तो हम इसकी परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण आवर्धन कहते हैं। h' तथा h के अनुपात को क्या कहते हैं? m कहते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर हमारे को प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई नहीं देकर प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी देके दर्पण आवर्धन पूछ लिया जाता है। इसलिए इसका फॉर्मूला होगा m बराबर -v/u। इसे भी आप राइट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो दर्पण आवर्धन देखिए क्या होता है, m से प्रदर्शित करेंगे। m बराबर h'/h, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के जो अनुपात को हम क्या कहेंगे? दर्पण आवर्धन कहेंगे। कई बार ऊंचाई नहीं देके दूरियों से भी आवर्धन पूछ लिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला होगा m बराबर -v/u। आगे देखिए कई बार हमारे से तो इसका जो बन जाएगा वो बन सकता है m बराबर h'/h बराबर -v/u। ये फॉर्मूला हो गया। कई बार हमारे से h देकर ये दे दिया, ये भी दे देंगे और ये भी दे देंगे, और क्या पूछ लेंगे? h'। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा h' बराबर -vh/u। इस फॉर्मूले से हम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप।
क्या था, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। हमारे को h मालूम है, v मालूम है, u मालूम है, h डैश नहीं पता, तो h डैश के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, h डैश बराबर माइनस v h अपॉन u। यस, नेक्स्ट इनके सारे न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे, एक साथ न्यूमेरिकल लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अपवर्तन। अपवर्तन समझने से पहले दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए। एक होना चाहिए सघन माध्यम, और दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम का अर्थ होता है या तो द्रव होगा या ठोस। विरल माध्यम का अर्थ होगा हवा या निर्वात। इसको लिख लीजिए। तो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन पढ़ने से पहले दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए। एक, सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। अगर सघन और विरल माध्यम आपको पता है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से जो बन के आएगा कि सघन विरल माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो क्या होगा, देखिए। प्रकाश का अपवर्तन, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम में मैंने लिया हवा, और ये है सघन माध्यम, यहां मैंने लिया पानी। ये है अभिलंब, दूसरा मैंने लिया इसका जस्ट उल्टा, इसको लिया सघन माध्यम, और इसको लिया विरल माध्यम। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, ये देखो प्रकाश की किरण आ रही है, जब प्रकाश की जो आने वाली जो किरण होगी उस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और ये जो कोण बना वो बनता है R, और इस किरण को हम बोलेंगे, अब परावर्तन में इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, अपवर्तन में इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। डायग्राम देख लीजिए, उतार लीजिए एक बार, फिर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। जो हमने अभी बात की प्रकाश का अपवर्तन, उसमें मैंने आपको ये दो डायग्राम बताए कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी
तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तथा जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं और जो जाती है किरण उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। इसी प्रकार इसमें भी इस किरण का नाम जो होगा वो होगा आपतित किरण, और इस किरण का जो नाम होगा वो होगा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये विरल था, ये सघन था, प्रवेश किया तो अभिलंब की ओर झुक गई। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे राइट डाउन कर लीजिए। कल इससे संबंधित एक परिभाषा और देखेंगे। इससे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, 2016 में क्वेश्चन आया था, वो भी इससे देखेंगे। इसी से रिलेटेड था, तो आप ये राइट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।